today we start chapter number 2 chemical combination and the chemical equation. ये है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री. दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोजिशन. जितने भी केमिकल्स हैं या कुछ उनकी इक्वेशंस वगैरह हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. कुछ लॉज हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम वगैरह इसमें करेंगे. Okay, the first question of this chapter is the laws of chemical combination. अब कुछ लॉ और कायदे कानून होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ केमिकल आपस में मिलते हैं तो उनके रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता. तो उन रिएक्शन के बारे में कुछ कायदे कानून है कि कौन सी चीज आपस में मिलके फिर क्या चीज बनेगी, उनमें क्या तब्दीली आएगी. इस हिसाब से वो 4 लॉ हैं, 4 कायदे कानून हैं. उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उनके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें कि कितने लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल जितने कंबाइन यानी कि मिलते हैं तो उनमें क्या क्या रिएक्शन होता है. अगर केमिकल आपस में मिलते हैं, कुछ केमिकल्स कुछ चीजें आपस में मिलती हैं तो उनमें 4 रिएक्शन हो सकते हैं. वो 4 रिएक्शन कौन कौन से हैं या 4 तब्दीलियां हो सकती हैं वो कौन सी हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन. दीज आर द नेम ऑफ द 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉ होते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को दूसरा लॉ जो कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन. अब 1 बाय 1 हम इनकी चारों की डेफिनेशन पढ़ेंगे विद एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको अच्छी तरीके से इनकी डेफिनेशन समझ आ जाए कि ये क्या है और इनमें कौन सी तब्दीलियां वगैरह आती हैं. ओके, फर्स्ट हम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास ऑफ द. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है इससे अच्छी तरीके से समझ लें. इट इज द प्रेजेंट बाय द लुइसियर. इट इज द डिफाइंड एज. अब ये साइंटिस्ट का नाम है लुइसियर जिन्होंने इनको डिफाइन किया था, इस लॉ को बताया था. अब इस लॉ या कायदे कानून में क्या होता है वो आप अच्छी तरीके से डेफिनेशन जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तरीके से समझ आ जाएगा. Okay, the law of conservation mass में definition इसकी क्या होगी. Mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction, but it only change form from one to another form. इसका क्या मतलब है, कोई सी भी चीज का मास ना हम बना सकते हैं ना उसे तबाह कर सकते हैं. किसी भी चीज का मास ना हम बना सकते हैं ना उसे तबाह कर सकते हैं, पर उसके अंदर तब्दीली, उसकी शेप में तब्दीली ला सकते हैं. किसी भी चीज को हम ना मास, किसी भी चीज का मास ना बना सकते हैं ना उसे तबाह कर सकते हैं, पर उसके शेप में तब्दीली ला सकते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. इस केमिकल के रिएक्शन के दौरान जो चीजें आपस में मिल रही हैं उसके नतीजे में जो हमें चीज मिल रही है, आखिर में बच रही है, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे. बट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम. पर जो उनका पहले का मास था वो वैसा का वैसा ही रहेगा. कैसे, अब इस एग्जांपल को, इस डेफिनेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ पे वो लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं. ठीक है, इनका ग्राम है 30 ग्राम. इनको प्लस फायर आग लगा दी गई, आग का ग्राम है 1 ग्राम. 30 और 1 ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं. ठीक है, इनको हम आपस में मिला रहे हैं 30 ग्राम को और 1 ग्राम को. जब ये आपस में मिलेंगे, ये जब आपस में मिल रही हैं, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स हो रहा है, 2 चीजें जब आपस में मिल रही हैं तो उनमें रिएक्टेंट्स हो रहा है. जब ये लकड़ी को आग देते हैं तो क्या बनता है, एशेस, राख बन जाती है. ठीक है, ये राख जो बनी ये बन गई हमारी प्रोडक्ट्स. एक नई चीज बन गई. 2 चीजों को मिलाने के बाद एक नई चीज बन गई प्रोडक्ट्स. और स्मोक, धुआं, क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद उसकी खाक तो बनेगी, खाक के साथ उसका धुआं भी उड़ के हवा में चला जाएगा. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या होता है कि इन चीजों के मास को ना हम बना सकते हैं
ना तबाह कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, इसके शेप में तब्दीली ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें, आग, लकड़ी में जब आग लगी तो राख में और धुएं में तब्दील हो गई। मतलब इनके, अब यहाँ पे लकड़ी का वजन था 30 ग्राम, आग का था 1, 30 और 1 हो गए 31। तो इसमें से जब नई चीज बनी एशिज, उसका राख का वजन था 28 और 3 ग्राम स्मोक, धुआं 28 और 3 वही 31 हो गए जो यहाँ पे बन रहा था। मतलब कि चीज वही, उसका मास बराबर था, क्या फर्क आया, सिर्फ और सिर्फ उसके शेप में फर्क आ गया। ठीक, 31। तो आसानी से इसको लॉ को आप समझ गए कि चीज वही होगी, लेकिन जब आपस में मिल रही है तो उन नई चीज एक तो बन जाएगी, लेकिन उनका वजन जो होगा, मास होगा, वो सेम टू सेम रहेगा। हाँ, ये तब्दील हो गया शेप में कि पहले लकड़ी थी, आग थी, ये शेप दूसरा है, ये राख और धुआं शेप दूसरा है, लेकिन इन दोनों में तब्दीली आ गई इन द शेप। ठीक, ये थी पहली डेफिनेशन, जिसमें ना ही हम मास को तबाह कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, पर उसमें हम तब्दीली ला सकते हैं। तो ये हमने बनाया, ना इसमें तबाह किया, पर इसमें हम तब्दीली ला सकते हैं। लकड़ी को राख में तब्दील किया और उसको स्मोक, धुएं में तब्दील किया। तो ये थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इन दिस लॉ, who proposed this law, इस लॉ को किसने डिफाइन किया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रोइस। इट इज डिफाइंड, ये साइंटिस्ट का नाम है प्रोइस, जिन्होंने इस लॉ को डिफाइन किया था और बताया था। अब इस लॉ में क्या है, किस चीज के केमिकल कंपोजिशन का कायदा कानून बनता है? when different elements combine to give a pure compound, the ratio between the mass of the element will always remain the same। जब दो मुख्तलिफ केमिकल आपस में मिलते हैं तो उनका मास जो होता है एलिमेंट का, हमेशा सेम ही रहता है। When different element combine to give a pure compound, यहाँ पे एग्जांपल पे अब आए इसको समझने के लिए। फोर जो है पार्ट्स हाइड्रोजन के हैं, 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के हैं, 4 ये 2 ये। जब ये आपस में प्लस हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन का 2 उसमें अटैच हो रहे हैं हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के। तो यानी कि वो एलिमेंट तो सेम टू सेम ही रहे यहाँ पे, लेकिन उनमें एक शेप चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक नई चीज बन रही है जिसको हम वाटर कहेंगे। इसमें क्या होगा, वे डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जब वो कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनेंगे, एक अलग रेशो बन जाएगा उसका मास का, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब कि इसका हाइड्रोजन का जो वजन था वो था 1, ऑक्सीजन का वजन है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 16 के बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 1 के बराबर है। जब यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो ये हाइड्रोजन का वजन वही रहेगा 16, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, लेकिन दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ चीजें जब आपस में मिल रही हैं तो उनमें चेंजिंग तो होगी, लेकिन उनका वजन मास सेम टू सेम रहेगा। उनका शेप तो चेंज हो गया लेकिन मास सेम रहा। तो डेफिनेट इसलिए इसे कहा जाता है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि उनका जो डेफिनेट वजन था वो शेप, दो चीजें मिक्स होने के बाद उनका परसेंटेज रहा। This is the second law of chemical combination. Now we start the third law of chemical combination. Law of multiple proportion. Multiple, you can see in this name multiple proportion. Multiple यानी कि चीजें दुगनी हो जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं। अब इस लॉ में क्या होगा, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको एग्जांपल अच्छी तरीके से मैं करके बता देता हूँ। When two elements combine to give more than one compound, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक कंपाउंड से ज्यादा चीज बन जाए, the different masses और उनके वजन या masses भी चेंज हो जाए। अब वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ चेंज हो जाए,
which will combine with the fixed mass of other element will be simple Boole ratio numbers. अब ये कैसे, जब two different element can combine to form more than one compound, जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, they can do so by combining by different ratio to give different compounds. अब एग्जांपल पे अच्छी तरीके से समझ लें कि दो डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C और यहाँ पे O। C का मतलब है कार्बन, O का मतलब है ऑक्सीजन। अब ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। एक कार्बन का जो वजन है वो है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का वजन है 16 ग्राम। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कार्बन का हमें 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 ग्राम है। तो 1 ग्राम कार्बन का कितना होगा जब इनमें से आपस में हम 1.30.4 ग्राम जब ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन इसमें अंदर कितने मौजूद हैं। दूसरा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 होगा। तो इसका जो बनेगा मॉलिक्यूल वेट ग्राम मल्टीपल वो बढ़ के उसका इक्वल हो जाएगा। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन। इसमें कोई इस लॉ में क्या होता है, when two elements A and B, जब दो एलिमेंट हो, जिसे हम एक का एग्जांपल दे रहे हैं A, दूसरे का नाम रख रहे हैं B, जब कंबाइन होंगे सेपरेटली, जब मुख्तलिफ होंगे वो आपस में कंबाइन आते होंगे विद द मिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जो कंबाइन होके A और B आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और उसके बाद वो एक तीसरे एलिमेंट के साथ मिलेंगे। These elements combine with each other, neither the same or simple multiple of ratio in which A and B combine with each other. तो उनका क्या होगा, जो असल रेशियो होगा वो वही रहेगा, लेकिन बाद में उनका टोटल बन जाएगा। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है। ये टोटल जब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ये C और ये O, जब आपस में मिलेंगे CO2 तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको हम प्लस कर रहे हैं CO, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन इसके बजाय हम इनको कंबाइन करें HC। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, H के 2 हैं, C के 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे CH4, अब जब 4 दे रहे हैं तो 3 ये 1 ये हो गए 4। इनके लास्ट में या शुरुआत में, अगर शुरुआत में 4 दे रहे हैं तो इक्वल ये C भी 4 के इक्वल होगा, H भी 4 के बराबर होगा। अगर यूं हम करेंगे डिफाइन तो इस तरीके से होगा, अगर C और 2 आपस में डिफाइन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर ये H और O, ये H और ये O आपस में मिलेंगे तो H2O बनेगा। तो केमिकल यानी कि डिफरेंट A और B, ये इनका B है, ठीक है। A और B अगर ये करेंगे तो ये जवाब बनेगा, इसका A और ये B है तो ये जवाब बनेगा, अगर इसका A और B है तो इसका ये जवाब बनेगा। मतलब A और B आपस में जब मिलाएंगे तो इसका C डिफरेंट रहेगा। अब शर्त क्या है कि हमारा B कौन सा है, तो डिफरेंट केमिकल आपस में कंबाइन, एक ही चीज है, वही देखिए यहाँ पे वही H है, H C के साथ भी मिल रही है तो डिफरेंट चीज बना रही है, वही H O के साथ मिल रही है डिफरेंट चीज बना रही है, वही अगर H किसी और चीज के साथ होगी तो डिफरेंट चीज बनाएगी। यानी कि H एलिमेंट वही हो, लेकिन उसके साथ दूसरी जो चीज मिल रही है, मिक्स हो रही है, उसके डिपेंड पे वो एक नई चीज बन जाएगी। सही, ये 4 हमारे लॉ थे। इसके बाद डेफिनेशन है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या है, द एटॉमिक मास कुड बी डिफाइंड एज, एटॉमिक मास हम डिफाइन कर सकते हैं किस हिसाब से, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
the mass of an atom of that element is compared to the mass of an atom of hydrogen take is 1. एटॉमिक मास हम पहले भी पढ़ के आए किसी भी एलिमेंट का जो वजन है बारीक से बारीक जो ग्राम है उसको एटम को एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट क्या है, एक मैटर बारीक से बारीक चीज का बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं। जब एटम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं। अब एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक मास है उसका वजन जो होगा वो उसके बराबर होगा उसके हाइड्रोजन का, जैसे एटॉमिक मास है 1 ग्राम, हल्के में हल्का जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन का है 1 ग्राम। अब एग्जांपल दे आते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर इज 23। इट मीन एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि सोडियम 23 गुना हेवी है, भारी है, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो इसी तरीके से सोडियम का 23 है तो मतलब वो 1 रहा, ये 23 रहा, तो ये मतलब हाइड्रोजन से 23 गुना ज्यादा हेवियर है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट उनके मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, उनके मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर हैं। ये पीरियोडिक एक टेबल बनी हुई है जिस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं 1 by 1। These are the atomic number of sodium is 23. It means that the atom of sodium is 23. It's heavier than hydrogen atoms. यानी कि हाइड्रोजन एटम जो सोडियम की है वो हाइड्रोजन से 23 टाइम हेवियर है, भारी है। Similar atomic mass of the oxygen 16. Oxygen का atomic number है 16 means oxygen is heavier 16 times than the hydrogen. हाइड्रोजन से 16 गुना वो ज्यादा हेवियर है। हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, उस हिसाब से उनकी पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किया गया है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियोडिक टेबल में किस लेवल पे आता है। ये आप आगे चल के 6th चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिफाइन तरीके से अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल में उनके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद आ जाएंगे। अब एटम की डेफिनेशन, तो स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एटम किसे कहते हैं, बारीक से बारीक जरा जो है मैटर का, एक मैटर हमारे आसपास जितना भी माहौल है, एनवायरनमेंट है, इट इज द मेड अप ऑफ द 2 थिंग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं वो आती हैं मैटर में, और मैटर बना हुआ है 3 स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस। ये 3 स्टेट बने हुए हैं बारीक से बारीक जरे को, जिसको हम कहते हैं एटम। एटम तो इतना तो बारीक है जिससे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which cannot be exist independently and take part in a chemical reaction is known as a atom। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें अगर तब्दीलियां आती हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट में एटम में ही तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है, जस्ट उसकी तब्दीली आ जाती है। जैसे अगर आप हमने अभी पहले पढ़ा कि वुड, लकड़ी को जलाएंगे तो वो राख में तब्दील हो जाएगी, एशेस में, तो उसमें एलिमेंट में एटम्स की तब्दीली हो गई जिसकी वजह से उसमें उसके शेप में तब्दीली आ गई। तो एटम की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मादे का बारीक से बारीक जरा जो है उसे एटम कहा जाता है। एग्जाम्पल कार्बन, सोडियम, गोल्ड, एटीसी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं, जब एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के आपस में मिल जाएंगे तो वाटर बनेगा, तो ये कहलाएगा कंपाउंड। लेकिन जब एक जैसे ही सारे के सारे ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो प्योर ऑक्सीजन बन जाएगा। इसी तरीके से एक जैसे कार्बन के सारे एलिमेंट प्योर कार्बन के, डायमंड क्या है, डायमंड जो है वो एक गैस है, वो प्योर कार्बन है, वो एक मॉलिक्यूल से। एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक जैसे एटम या मुख्तलिफ एटम आपस में मिलके एलिमेंट बनाते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर के सवाल थे जिसमें से आपके 4 हमने लॉ पढ़े, उन 4 लॉ की डेफिनेशन पढ़ी। एग्जांपल के तौर पे उनके पास डेफिनेशन हमने पढ़ी एटॉमिक मास की, एटम की, मॉलिक्यूल की। These are the very important question of chapter number 2 of the chemistry। इस चैप्टर के और भी सवाल जवाब है, लेकिन हमें बात